यहाँ जहाँ तक ग्रूमिंग गैंग का सवाल है, और आपने सही कहा कि इसको कारपेट के अंदर स्वीप किया गया। मैं दो चीज़ें इस पे कहूँगा कि मुस्लिम्स और ख़ासकर पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो एक डिलेमा था। देखिए, जब मॉब सड़क पे उतर के आ जाती है और उसके पास डंडे होते हैं और मशालें होती हैं कि हम मकान जलाएंगे, तो वो आपका पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड नहीं देखती है। वो सिर्फ देखती है कि आपका रंग क्या है और हमारा रंग क्या है। एक बड़ा स्प्लिट जो है ना वो जनरेशनल है, यूथ वर्सेस ओल्डर पीपल। वो हमें बार बार दोनों कम्युनिटीज से, हिंदू और मुसलमान यूथ, बार बार ये कहते हैं, अंकल्स डू नॉट अंडरस्टैंड अस। इंटर कम्युनिटी रेगुलर मीटिंग्स हों। मैंने देखा लेस्टर में अब क्या हो गया, 4 साल होने को आए, और अभी भी सुनने में आता है कि हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप, अगर आप उनसे अलग जाके मिलें तो वो कहेंगे कि साहब हमें तो साथ रहना है, वी मस्ट डू समथिंग। मगर उन्होंने एक भी कम्युनिटी लेवल मीटिंग नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी है, इसकी कुछ दुखती रगें भी हैं, जिसकी वजह से जो वाइट कम्युनिटी का जो भी पैशन हो सकता था, या एक कहीं ना कहीं उसके कुछ इश्यूज हो सकते थे, उनको छेड़ दिया है यहाँ की राइट विंग पार्टियों ने या राइट विंग फार राइट एलिमेंट ने। और उसमें तीन बातों की तरफ मैं इशारा करूँगा। उसमें पहला है ग्रूमिंग गैंग, और हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं ना स्वीपिंग अंडर द कारपेट। और किया गया है इस मुल्क में बाकायदगी से, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानियों को ठेस पहुंचे या एशियंस को ठेस पहुंचे या मुसलमानों को ठेस पहुंचे, रेस रिलेशन बिगड़ जाएंगे। लेकिन वो हकीकत है कि ग्रूमिंग गैंग का एक वाक़या हुआ, उसके बाद में फिर हाल ही में यानी जून में ही दो वर्डिक्ट ऐसे आए, एक वर्डिक्ट आया और एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक सिख नौजवान ने एक गोरे लड़के का 18 साल का था हेनरी नोवाक, उसका कत्ल कर दिया और उसको सज़ा हुई, जो भी हो सकता है इस मुल्क के हिसाब से। लेकिन ये कि वो जो फार राइट पार्टियाँ उसको लेके उड़ गई। इसी तरह से फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में भी ऐसा हुआ कि एक और बाहर से एक अफ्रीकन देश से आने वाले ओरिजिन का आदमी था, और उसने एक गोरे आदमी पे चाकू चलाया और उसको ज़ख्मी कर दिया। और उसके बाद में नॉर्दर्न आयरलैंड में कई जगहों पे फसाद कह सकते हैं, भड़क उठा, राइट हो सका, एंटी इमिग्रेंट, यानी उसमें सभी लोग आ जाते हैं, यानी जो नॉन वाइट हैं सभी पे एक तरह से हमले होते हैं, सभी के मकान जलते हैं, सभी को परेशानी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तीन मैंने वाकई गिनाए हैं, इन पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं, ख़ास तौर पर ग्रूमिंग गैंग, कि ये वो मामला एकदम से पूरी एशियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कैसे चला गया। हाँ ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक चीज़ मैं आपके लिसनर्स को इंडिकेट कर दूं कि मोर देन मोस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, लंदन जो है वो एक इमिग्रेंट्स की सिटी रही है फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी। दुनिया भर के रेफ्यूजीज या पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, उनको यहाँ पे पनाह मिली है। कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, लेनिन को ले लीजिए, सावरकर को ले लीजिए, है ना। तो हर हर जहाँ मैं रहता था टफनल पार्क में, वो सारी सड़क पे क्वामे नक्रूमा और जितने मतलब अफ्रीकन लीडरशिप थी उनकी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की, तो सारे लोग लंदन में आकर के बसे भी, रहे भी, पढ़े भी, पॉलिटिक्स भी उन्होंने किया। यहाँ जहाँ तक ग्रूमिंग गैंग का सवाल है, और आपने सही कहा कि इसको कारपेट के अंदर स्वीप किया गया। मैं दो चीज़ें इस पे कहूँगा कि मुस्लिम्स और ख़ासकर पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो एक डिलेमा था। क्योंकि आप अगर उनका नाम लेते और उसको आप आइडेंटिफाई करते, तो जैसे आपने कहा राइट विंग पार्टीज जो है इस बात को लेके वो उड़ गई, तो एक फुल कम्युनिटी को एक काफ़ी घिनौनी क्राइम से फुल्ली एसोसिएट करना, मेरे ख्याल से ये डिलेमा था। ग्रूमिंग गैंग जो लोग नहीं जानते कि क्या कहानी है, हालांकि जो दिलचस्पी रखते हैं वो तो सब जानते हैं। ग्रूमिंग गैंग मेरे ख्याल से 97 ऑनवर्ड्स तकरीबन 2010 तक के कुछ मामले निकल के आए थे। एक अंग्रेज़ी शहर है, रॉथरम है, रॉचडेल है, टालफर्ड है, ऑक्सफर्ड तक मामला पहुंच गया था। कहा यह गया कि इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे और ज़्यादातर उनमें मुसलमान थे। और वो जो गोरी बच्चियां हैं कम उम्र की, 13 साल की, 14 साल की, 15, 16, या उनको ग्रूम करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए। उनसे कुछ ड्रग पैडलिंग भी कराते थे, उनसे कुछ जुर्म भी करवाते थे, और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए रेप तक हुए बच्चियों के एक बड़ी तादाद में। और वो बहुत बड़ी तादाद थी। और ये कोई मतलब जो लोग थे वो
जो भी करने वाले थे उनमें बाद में ये पता चला कि उसमें एक्चुअली नॉन एशियंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली एशियंस ही थे, या जो बच्चियां जिनका एक्सप्लॉयटेशन वो ऐसा नहीं है कि वो खाली गोरी ही हों, उनमें साउथ एशियन कम्युनिटी के भी कुछ बच्चियां शामिल थी। तो मतलब ये कि जो क्रिमिनल्स का एक नेटवर्क हो सकता है वो बाकायदगी से चला, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। आप इसमें एक और मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कि काफ़ी जो गैंग्स हैं वो आपस में दे आर रिलेटेड, कोई कज़न है, कोई भाई है वगैरह। सो ये एक तरह से फैमिली ओरिएंटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोस्टली वाइट गर्ल्स बट ऑल्सो एशियन गर्ल्स, जैसे आपने कहा। इस पे फिर पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे भी सवाल बहुत उठे। जैसे आज के राइट विंग पॉलिटिक्स में टू टियर पुलिसिंग की बात आती है, और इसका सबसे बड़ा मिसाल लोग देते हैं कि साहब ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ जब इतने सबूत आ चुके थे तो इनको क्यों नहीं पहले रोका गया, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लोग कहते हैं कि साहब लेबर पार्टी जो है उसके वोट बैंक भी इसमें इन्वॉल्व थे कि भाई अगर हम इनके खिलाफ लेंगे एक्शन तो फलाने जगह हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो एक तरह से पार्टी पॉलिटिक्स भी जो थी उसको एक बोल्ड स्टांस लेना चाहिए था। और जैसे आपने कहा कि अगर आप ग्रूमिंग गैंग्स की बात करेंगे तो इसमें नॉन एशियंस, नॉन पाकिस्तानीज, नॉन मुस्लिम्स, उसमें हिंदूज भी हैं, इंडियंस भी हैं, सारे लोग इसमें हैं। इस किस्म के वेरी पिक्यूलियरली ब्रिटिश मैस क्राइम, मैं तो ये समझूंगा इसको। और सबसे ज़्यादा तो वाइट गैंग्स हैं इसके अंदर मिले हुए, न्यूमेरिकली स्पीकिंग, प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूमेरिकली मैं कह रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये बहुत ही इमोशनल इशू है। छोटी लड़कियाँ खास करके उनकी फैमिलीज़ में कुछ मतलब पेरेंटल इश्यूज़ या पेरेंटल कंट्रोल के बाहर या ब्रोकन फैमिलीज़ वो इजीली प्रे बन जाती हैं। और इसकी नुमाइश एक तरह से लोग करते हैं, फ़ोटो वगैरह ले करके व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं कि साहब हमने इनको कब्ज़ा करा हुआ है। ड्रग्स जैसे आपने बताया वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसका असर रेस रिलेशंस के ऊपर बहुत ही बुरा हुआ है और काफ़ी डीप हुआ है और एक तरह से इंटरनेशनल हुआ है। इंटरनेशनल की बात मैं पहले उठाता हूँ। अगर आप देखेंगे कि यूके के बाहर, या हो सकता है यूके से भी ज़्यादा, कौन इस बात को उठाता है, तो सबसे क्लियर बात है कि ये इंडिया से बेस्ड हिंदुत्व चैनल्स। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, इसको ज़रा बताइए, सब्सटेंशिएट कीजिए। आप अभी देख लीजिए, पिछले हफ्ते ऑप इंडिया का रिपोर्ट है, तो ऑप इंडिया वालों ने इस बात को काफ़ी कस के उठाया, क्योंकि उनकी जो नैरेटिव है वो तो ये है कि मुसलमान जो हैं वो इंडिया में लव जिहाद करते हैं और यूके में वो ग्रूमिंग गैंग करते हैं। क्योंकि नैरेटिव का मकसद ये है बताना कि उनके खिलाफ जो ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम वायलेंस चल रहा है इंडिया में वो जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये लोग क्यों नहीं अच्छे हैं? क्योंकि आप देख लीजिए साहब, हिंदुस्तान में तो लव जिहाद करते हैं और यूके में ग्रूमिंग गैंग करते हैं। तो एक जगह का वाकया या यूके में कुछ जगहों का जो वाकया है, ऑल दीज इंसिडेंट्स, दूसरी जगह की पॉलिटिक्स ने उसको अपने नैरेटिव में फोल्ड कर लिया कि भाई वो तो है ही, दुनिया भर में उनकी दहशतगर्दी भी है और आप देख लीजिए कि अब इस टाइप की हरकतें भी ये करते हैं। सो द आइडिया कि मुस्लिम्स आर नॉट गुड। अच्छा, उसमें अब मैं थोड़ा सा ज़रा सा और कुछ जो फैक्ट्स हैं उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, 97 ऑनवर्ड्स यहाँ पे लेबर पार्टी की गवर्नमेंट रही, टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर रहे, आपने अभी उनका जिक्र किया। उसके बाद में गॉर्डन ब्राउन थोड़े से अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर हुए। उसके बाद में फिर डेविड कैमरन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर आ जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एक लंबा बहुत गुजरता है। तो दिलचस्प बात यह कि दो बड़ी पार्टियां अपने हिसाब से उस इशू को टैकल करती हैं। तो मतलब ये कि ऐसा तो नहीं है कि कोई देसी लोग यहाँ की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन उन्होंने जैसे भी किया, इंक्वायरी भी बैठी एक के बाद दूसरी। शुरू में इग्नोर किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिस्टम ने ये सोच के कि भाई इससे कहीं पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे, इससे मुसलमान बुरा मान जाएंगे, इससे एशियन भी नहीं कहते थे। फिर नहीं, अब बाद में फिर ये हुआ कि अब सियासत ये हुई कि आज की तारीख में जो फार राइट पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि आप इनको एशियन मत कहिए, इनको साउथ एशियन मत कहिए, इनको आइडेंटिफाई करिए कि ये पाकिस्तानी है। लेकिन ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है कि उसमें और भी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग पाएंगे, तो किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे आप? एक तो ये। दूसरी बात, मैं ग्रूमिंग गैंग के चैप्टर की तरफ ये भी कहना चाहता था कि
दूसरी इंक्वायरी बैठी, तीसरी, अब जो लेटेस्ट एक और इंक्वायरी बैठी है बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा एक जो रूपर्ट लो की जो पार्टी है जिसकी तरफ हमने पहले इशारा किया था, रिस्टोर, उन्होंने भी अपनी एक छोटी मोटी, अभी पिछले दिनों मैंने देख रहा था इसी जून के महीने में एक इंक्वायरी वगैरह कराई थी। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि जो विक्टिम्स हैं ग्रूमिंग लैंड के, तकरीबन ग्रूमिंग के, वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ा दी। तो मतलब ये हुआ, बात ये है कि जो मल्टी रेशल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन से उनमें दरारें कहाँ पड़ी, उसमें एक ग्रूमिंग गैंग का वाक़या है जिसने एक बहुत बड़ी दरार पैदा की। 2 वाक़े हमने पहले ही बता दिए, एक हेनरी नोवाक का मर्डर होता है और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड का मामला होता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो यहाँ पहले से थी, इसी मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट था, तो देसी लोगों ने तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो सियासत है, यानी एक बार फिर से आ जाते हैं कि यूके के जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से इन सारे मामलात को अपने लिए भुना रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस। देखिए, आपने जो 2.5 लाख वाली बात करी है ना, ये सबसे पहले रिपोर्ट मैंने कहाँ पढ़ा? ऑप इंडिया में। उन्होंने कहा कि ये हमने इन्वेस्टिगेट किया है। रूपर्ट लोग को तो छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है। ठीक है। एक तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज का। जहाँ तक सवाल है, जैसे हमने कहा, एक लेबर ने तो इसको हैंडल नहीं किया ठीक से। जहाँ जहाँ पे इस तरह के हुए थे वाक़े, उनको वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, और जो वहाँ पे गिल्टी थे उनको एग्जेम्पटरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। लेकिन नैरेटिव ये है कि भाई देखिए, उस टाइप के इलाकों में लोकल काउंसिल्स वगैरह जो है वो लेबर कंट्रोल थे, और लेबर में मुस्लिम कंट्रोल थे, कि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने, अब जो भी इमिग्रेंट कम्युनिटी होती है उसका एक अपने आप को मजबूत करने का ज़रिया ये होता है कि वो लोकल गवर्नमेंट में दाखिल हो, वहाँ पे अपने काउंसिलर्स बनाए, कहीं पे मेयर भी शायद बन जाए। नेशनल लेवल पे आपके कम्युनिटी के या तो फिर कैंडिडेट्स आते हैं किसी भी पार्टी से, या फिर आप किसी कैंडिडेट के पीछे अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिसाइजेशन जो है, ये मेरे ख्याल से इनके लॉन्ग टर्म व्यू से, ये मल्टीकल्चरलिज्म और कोएग्जिस्टेंस बिटवीन कम्युनिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, उसके खिलाफ ये चला। दे शुड हैव एड्रेस दिस इशू। जहाँ तक आज का सवाल है, अगर आप देखें कि सब जगह जो चल रही है वायलेंस वगैरह, अब रूपर्ट लो की पार्टी या रिफॉर्म, इन लोगों ने किस तरह से इसको भुनाया, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लेबर और कंजर्वेटिव ने भी इसको भुनाया। तो इसकी लेबर में ब्लेयर जो है, दिसंबर 2006 में उन्होंने एक स्पीच दिया मल्टीकल्चरलिज्म पे, और उन्होंने पहले से कहा कि देखिए ऐसा है, हमारी पहली वाली जो पॉलिसी थी कि भाई जो लोग आ रहे हैं दे आर अडॉप्टिंग ब्रिटिश वैल्यूज़, सब कोई साथ में रहेंगे, वो नहीं चल रहा है। 2001 के हादसे के बाद से उन्होंने कहा कि हमको देखना पड़ेगा कि रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ खास करके, और उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा है। स्टेट दखल देगा कम्युनिटी लाइफ के अंदर, और स्टेट विल डिसाइड कि किस तरह से लोगों को इंटीग्रेशन, सोशल कोहिजन के नाम से एक पॉलिसी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तब से मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के अंदर क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है, कंजर्वेटिव पार्टी ने भी, डेविड कैमरन ने कहा कि ब्लेयर की पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है ना। अब आज आप देख लीजिए कि दुनिया किस दौर से गुजर रही है। एक इनसाइडर आउटसाइडर का मामला सिर्फ यूके में ही नहीं, यूके, यूएस, कनाडा, हर एक कंट्री, हमारे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कोई भी कंट्री जो है इससे फ़िलहाल बचा हुआ नहीं है। इस एक वायरस, हम कहते हैं इसको पॉपुलिस्ट वायरस, उस सब जगह ये इन्फेक्शन फैली हुई है, और उसमें आपको ये देखना है उसकी लॉजिक क्या है। हम बिल्कुल पाक हैं, और दूसरे जो हैं उसमें उनमें बहुत खामियां हैं, और खामियां जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा इक्का दुक्का कुछ हुआ, वो सारी की सारी कम्युनिटी ही ख़राब है। और ये जो है उसमें आप देख लीजिए, अब इसमें इसके कुछ बगैर फैक्चुअल बेसिस के इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं यहाँ पे एक बात और समझना चाहता हूँ जो अभी तक हमने जिसका जिक्र नहीं किया, वो ये है कि हमने ये देखा है पिछले दिनों, इस तरह का एविडेंस निकल कर आ रहा है कि ब्रिटेन में जो फार राइट ग्रुप हैं, यानी यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ जिनका एक आंदोलन चल रहा है, तहरीक चल रही है, और वो मुस्तकिल वो उन इशूज़ को उठाते हैं, उनमें, और इंडिया के जो कुछ फार राइट ग्रुप्स हैं उनमें,
और हो सकता है पाकिस्तान के जो फार राइट्स ग्रुप हैं, हो सकता है उनमें, और अमेरिका के बारे में तो हम यकीन से कह सकते हैं कि अमेरिका के जो फार राइट ग्रुप्स हैं और यूके के जो फार राइट ग्रुप्स हैं, उनमें आपस में एक नेटवर्किंग है। अब बात यह आ जाती है कि अमेरिका और यूके के दरमियान नेटवर्किंग हो जाए, वो बात समझ में आती है। जैसे कि हमने हंगरी के इलेक्शन में विक्टर ओरबान की सपोर्ट में अमेरिका को खुल के आते हुए देखा। पहली बार ऐसा लगा शायद अमेरिका की तारीख में खुल के अमेरिका ने बाकायदगी से किसी मुल्क में किसी का एक इलेक्शन लड़ा दिया हो। हाँ हाँ, जेडी वैंस तो वहाँ बाकायदा कैंपेन स्पीच जाके दे आए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इंडिया और इस मुल्क को ले लें, ये जो फार राइट की इंडिया की पॉलिटिक्स है, यानी इंडिया में जो फार राइट लोग हैं और यू यहाँ पे हैं, उनमें क्या तालमेल है? कुछ है ऐसी नेटवर्किंग? जी बिल्कुल है, और कुछ दिनों से है। मेरे ख्याल से अगर आप यूके से भी पहले, जो पहला मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड केस ऑफ ग्रूमिंग है, उसमें कंप्लेनेंट जो हैं वो सिख हैं, वो वाइट नहीं है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सच केसेस उन्होंने सिखों ने किया कि सब हमारी लड़की के साथ एक मुसलमान पाकिस्तानी ओरिजिन का उसने ऐसा ऐसा किया है। और हार्डली 3-4 महीने हुए, आपको हैरो के अंदर एक और केस आया था जिसमें कि हालांकि उसमें क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, क्योंकि कैमरे की एंगल ऐसी है कि किसके खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं पड़ता। मगर यू सी अ लॉट ऑफ सिख यूथ, वो एक दरवाजे के ऊपर वो मतलब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में है, और कह रहे साहब 16 साल की एक सिख लड़की है, अंदर उसके साथ कोई 32 साल का मुसलमान आदमी है, तो ग्रूमिंग गैंग वाला वो चलते रहा है। सो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फार राइट आजकल जो ग्लोबली है उसमें एक सेंट्रल इशू है टू बी एंटी इस्लाम। आप ये देखेंगे कि यूएस वाली फार राइट में भी सिर्फ इस्लामिक फोबिया ही नहीं कहेंगे, मतलब जस्ट टू कि इस्लाम जो है इसको ख़त्म करना है। और हमारी जो फार राइट है इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली उसके अंदर तो ये काफ़ी स्टेपल आइटम है। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी टॉमी रॉबिन्सन की रैली में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंडियन ओरिजिन के लोग दिखाई पड़ेंगे। अगर आप रिफॉर्म पार्टी को देखेंगे तो उनके काफ़ी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग लोकल इलेक्शन में वो इंडियन ओरिजिन के हैं। अभी तक मैंने रेस्टोर में वैसा नहीं देखा है, क्योंकि रेस्टोर तो सभी को बाहर करना चाह रहे हैं, तो दैट कैन नॉट बी एन अट्रैक्टिव पॉलिटिक्स फॉर पीपल हु आर नॉट ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। मगर हेट प्रीचर्स का आना जाना फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, सिनिकल एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के और लेबर पार्टी के भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिनिकल यूज़ करते हैं। आपस में जो बैर है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान मुस्लिम हिंदू, इनका इस्तेमाल वो करते हैं अपने अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसीज में 10,000 वोट या 500 वोट। अब आखिरी सवाल है मेरे, दो हैं, उसमें से एक सवाल ये है कि यहाँ तक तो हमने बात समझ ली। अब आगे चल के ये जो रेस रिलेशंस एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं, और आपने पहले ही कह दिया था कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस चैलेंज है साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर बात हो रही है इस मुल्क में रहने वाले। तो ये मतलब किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक्सप्लोजन होगा कभी आगे चल के? हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं और थोड़ा सा तज्जिया या विश्लेषण कर सकते हैं, या सबके खिलाफ होगा? देखिए, जब मॉब सड़क पे उतर के आ जाती है और उसके पास डंडे होते हैं और मशालें होती हैं कि हम मकान जलाएंगे, तो वो आपका पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड नहीं देखती है। वो सिर्फ देखती है कि आपका रंग क्या है और हमारा रंग क्या है। तो अगर उस टाइप के जनरलाइज्ड वायलेंस के माहौल में कोई बच के नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आपने देखा बेलफास्ट की बात आपने करी, उसमें तो लोकल आयरिश थे, उनका भी मकान जल गया। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें कि हम बच जाएंगे, मगर दूसरों को अगर आपको मारना पीटना हो तो आप उसमें आगे निकल जाएं। आई डोंट थिंक कि वैसी पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि मॉब की पॉलिटिक्स होती है, मॉब की एक अपनी डायनामिक होती है। मॉब लीडरलेस नहीं होता है, मॉब जो है वो उन चंद घंटों के लिए एक लिविंग थिंग हो जाता है। और एक बात और है कि अल्टीमेटली हमने देखा कि सभी जगहों पे अगर वो इस्लामोफोबिया वगैरह इन सारी चीज़ों को, टैक्स को हटा दें, तो अल्टीमेटली क्या है कि अमेरिका में जो पूरा एक मूवमेंट है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। और उसमें इमिग्रेंट्स में एक बड़ी तादाद में जो रिपोर्ट हुए हैं, जो हो रहे हैं आसपास में, यानी वो जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ वगैरह हैं, उसमें वो कोई मुसलमान नहीं है,
वो जनरल लोग उस तरह से, इसी तरह से बाकी यूरोप में भी जो एक पूरा सेंटिमेंट है वो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है। तो मतलब ये कि सभी लपेट में आते हैं, सभी को वापस भेजा जाता है, सभी डिपोर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक और ले लीजिए, H1B वीज़ा वगैरह जब कैंसिलेशन होते हैं तो गाज जो गिरती है, बिजली गिरती है, वो इंडियन ओरिजिन के लोगों पे। एक इशू है यूएस और कनाडा के अंदर जो कि एंटी इंडियन स्पेसिफिकली है, जो कि आज तक यूके में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, हालांकि एक आध मैंने देखा था माइनर इंसिडेंट्स। और वो है कि जिस तरह से पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, जैसे कि टेक्सास वगैरह में हनुमान जी की मूर्ति है, उसको लेके जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। छोटे छोटे टाउन्स हैं जो कि 70-80% इंडियन हिंदू हैं। विसर्जन वगैरह करना आफ्टर पूजा या छठ पूजा में नदियों में नहाना, ये हमारे यूके के अंदर अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है। सिर्फ एक आध हमने इंसिडेंट्स के बारे में सुना कि बगैर पुलिस की परमिशन के किसी हिंदू त्योहार के अंदर लोगों ने जुलूस निकाल दिया सड़कों पे, तो जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसीजर बना हुआ है, आपको परमिशन लेनी है और एक रूट जो है वो डिसाइड करना है। ये कोई ख़ास बात नहीं है, आराम से आपको परमिट्स मिल जाती हैं। लेकिन आजकल के हालात ये हैं कि भाई आप असर्ट करना चाहते हैं, और वो असर्शन जो है उसकी एक पॉजिटिव एलिमेंट है, कम्युनिटी आपस में कोहिजन हो, और एक नेगेटिव एलिमेंट है कि जो नॉन हिंदू कम्युनिटी है, और ख़ास करके जो कि वाइट कम्युनिटी है, जो होस्ट कम्युनिटी आप समझ सकते हैं, उनको लगता है कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, आप हमारे तौर तरीके नहीं सीख रहे हैं, और आपने सड़क पे आकर के हंगामा करना चालू कर दिया, या फिर बहुत कस कस के आपकी ढोल बज रही है, पब्लिक डिसऑर्डर आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इमिग्रेंट कल्चर और परसेप्शंस ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, ये जो है ना, मतलब इसमें तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में मैं ये कहूँगा कि कोई ज़रूरी बात नहीं है कि रेस राइट्स ही होंगे, या पॉलिटिक्स ऑफ रेस जो है वो हर जगह चलेगी, क्योंकि इस हफ्ते जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शन हुआ है, और आप उसमें देखें जिस तरह से रिफॉर्म और रिस्टोर के नंबर्स बहुत कम हुए हैं, और एंडी बर्नम, जिनको कहा जा रहा है कि शायद वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे यूके के, उन्होंने उनको मिले 54% वोट, और मेरे ख्याल से रिफॉर्म को मिला है 32, और रिस्टोर को शायद मिला है 9। और काफ़ी लोग जो है वो अब मानते हैं कि साहब रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हम रिफॉर्म को सपोर्ट करते, मगर उनके पास बड़े रेसिस्ट कैंडिडेट्स हैं, इसलिए हमें वो पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपने लेस्टर में जाके देखा, एक तो कम्युनिटी का मामला है, उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो साउथ एशिया के लोग हैं उनके आपस के अंदर के किस तरह के इख्तलाफात मतभेद हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने ही देशों की राजनीति को इम्पोर्ट कर लिया है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे ले आए हैं। अब वो वहाँ पे भी खेली जाती है राजनीति सियासत, और यहाँ की सड़कों पे भी खेली जाती है। ये तो बात हो गई। सवाल ये कि एक ख़तरा है मंडरा रहा है आपके सरों पे, हम सब के, क्या करेंगे? 3-4 स्टेप्स अगर आप बता सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए, ख़ास तौर पर एशियन कम्युनिटी के लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए उनको? एक बड़ा स्प्लिट जो है ना वो जनरेशनल है, यूथ वर्सेस ओल्डर पीपल। वो हमें बार बार दोनों कम्युनिटीज से, हिंदू और मुसलमान यूथ बार बार ये कहते हैं, अंकल्स डू नॉट अंडरस्टैंड अस। तो एक जो है ना, और कि अंकल की अथॉरिटी ख़त्म होगी। अंकल्स मतलब दैट जनरेशन जो जिनमें आपस में मतभेद नहीं था, दे लिव टुगेदर, हिंदू मुसलमान सिखों में आपस में दोस्ती थी, इंडियन पाकिस्तानी। सो एक तो ये है कि इंटर जनरेशनल जो स्प्लिट है, दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, और दैट कैन बी डन एट द लेवल ऑफ फैमिलीज़, कि भाई आपके घरों में आपके पोते हों या लड़के हों, उनसे आप बातें करें। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से दैट इज़ दूसरी चीज़ में जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये हेट स्पीच और ख़ास करके हेट वीडियोस, आपने देखा स्टारमर ने बच्चों के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं सोशल मीडिया पे, मगर बार बार इस पे एविडेंस आता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक वगैरह, इसमें हेट कंटेंट और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलता है, और इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी रेगुलेशन की ज़रूरत है, जो कि फ्री स्पीच को कायम रखे, मगर हेट स्पीच पे थोड़ी प्रतिबंध जो है वो लगनी ज़रूरी है, उस पर लगाम। तीसरी चीज़ ये है कि इंटर कम्युनिटी रेगुलर मीटिंग्स हों। मैंने देखा लेस्टर में अब क्या हो गया, 4 साल होने को आए,
और अभी भी सुनने में आता है कि हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप, अगर आप उनसे अलग जाके मिलें तो वो कहेंगे कि साहब हमें तो साथ रहना है, वी मस्ट डू समथिंग। मगर उन्होंने एक भी कम्युनिटी लेवल मीटिंग नहीं की। और इनफैक्ट हमारा लेस्टर में जो अब पोस्ट रिपोर्ट का काम है, हम इस पे ही लगे हुए हैं कि कम्युनिटी लेवल बोथ साइड्स को हम कैसे एक कमरे में बिठाएं, वो आपस में बात करें कि भाई क्या आपको हमसे परेशानी है, कैसे हम, कि शहर तो उनका है, रहना तो उनको है, मगर जिस अभी माहौल जैसा माहौल चल रहा है वो रहने लायक है या नहीं है। दोस्तियां कैसे बढ़े आप देख सकते हैं, क्रिकेट, यहाँ तक क्रिकेट क्लब्स पूरी इंडियन या हिंदू, पूरे मुसलमान, यहाँ तक कि फुटबॉल क्लब्स। एंड फाइनली मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही एनकरेजिंग चीज़ हमको सुनने में आती रही, विमेन केप्ट ऑन वर्किंग टुगेदर। अरे वाह। तो उनका ये कहना था कि देखिए साहब, ये जो दंगा फसाद हम नहीं करेंगे, आप दूसरे हैं, इस तरह की चीज़ें वो अपनी जगह पे है, मगर एंड ऑफ द डे हम जाते हैं स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ने या फिर स्कूलों से बच्चों को लाने, तो उसमें कभी हम कारपूल कर लेते हैं, कहीं स्कूल गेट पे किसी से मुलाकात हो जाती है तो हम कहते हैं, "भाई चलो कहीं पे चाय कॉफ़ी पी लें।" वी गॉट अ फीलिंग कि औरतों के अंदर फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस जो है वो अभी तक उतनी कंसोलिडेट नहीं हुई है जितनी कि यंग मैन ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ के अंदर हुई है। और उसको जो है एनकरेज करके बढ़ावा देना चाहिए। विमेन को पोजीशंस ऑफ लीडरशिप में आना ज़रूरी है। जो औरतें हमने, जिन औरतों से हमने मुलाकात की जो वहाँ पे लोकल काउंसिलर्स वगैरह थी, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई इन कंट्रोलिंग द वायलेंस। और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस तरह के लोगों ने और किस तरह की डायनामिक्स ने वायलेंस पर काबू किया, और उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुबीर सिन्हा, ये बातों का सिलसिला बहुत दिलचस्प चला है, बहुत सी बातें मेरी समझ में आई हैं, और मैं समझता हूँ कि जितने लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम और सुन रहे हैं अलग से अलग प्लेटफॉर्म पे, वो इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि बिना मेलजोल के रहे और दुनिया में कोई गुजारा नहीं है। और आपका एक फेवरेट शेर है राहत इंदौरी का, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुबीर सिन्हा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई।